हेलो माइक चेक 1 2 3 माइक चेक। हेलो 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 देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, आ जाइए फटाफट। चलो let us begin. So दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइव? दिखाई दे रहा है ना? चलो, इस समस्या आगे चैनल पे। हेलो हेलो हेलो, क्या सभी को आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। खान पान हो गया होगा, तब शुरुआत करेंगे। आ रहा है। चलो कुलदीप जोशी जी, हेलो बेटा। वैभव मालविया सर, अगर ऑडियो इंक्रीज हो सकता है तो कर दीजिए प्लीज। अब ठीक है बेटा। गुड आफ्टरनून पुष्पराज जी, किरण जी, राम राम बेटा। चलो देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? जरा एक बार बता दीजिएगा, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है क्या? सब क्लियर है? चलो तो फिर हम शुरुआत करते हैं। वैभव मालविया जी, निखिल जी, तान्या जी, शुभम, वैभव, सब कुछ क्लियर। चलो लेट अस बिगिन। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, लेट अस बिगिन। ओके बच्चों, कल अपन ने अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इस टॉपिक के डिस्कशन से शुरुआत की थी। आज इसी टॉपिक पे हमें आगे बढ़ना है और बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करनी है, कैलकुलेशन भी शुरू हो जाएगा। तो नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये सारी चीजें आप लोगों के पास होगी, ऐसे हम मानते हैं। ओके, और हम शुरुआत करते हैं। तो पूरा 100% ध्यान दे के सुनना है, ठीक है? अगर खाना अच्छा खासा खाया होगा तो जो लोग सोने की कोशिश करेंगे उन्हीं को हम सबसे ज्यादा सवाल पूछेंगे। सोना नहीं है, जागते रहियो। और शुरुआत करते हैं। कल अपन ने इश्यू ऑफ शेयर्स का प्रोसीजर डिस्कस किया था। सबसे पहले, जब भी कोई कंपनी शेयर्स इश्यू करना चाहती है तो शेयर्स इश्यू करते वक्त सबसे पहले कंपनी को प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करना होता है। कंपनी प्रॉस्पेक्टस प्रिंट करती है। प्रॉस्पेक्टस में अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दे देती है। कंपनी प्रिंट्स प्रॉस्पेक्टस, गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट। वो प्रॉस्पेक्टस आप लोगों को पढ़ना है और अगर आपको कंपनी पसंद आती है तो आपने उस प्रॉस्पेक्टस में दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को भर के शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, ठीक है? जैसे ही आप शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन करने के बाद सबसे पहले तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो कंडीशन है वो फुलफिल करनी होती है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर नई कंपनियां कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाती तो उनको शेयर्स अलॉट नहीं होते। तो अगर कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर पाती तो कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा। कंपनी के पास पैसा नहीं आएगा तो कंपनी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाएगी।
अगर कंपनी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाएगी तो जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो कभी भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो नए एंटरप्रेन्योर्स को अगर आपको इंकरेज करना है तो कंपनीज एक्ट ने कोई ना कोई उनके लिए प्रावधान बनाना जरूरी था। इसलिए कंपनीज एक्ट ने बहुत प्यारा सा प्रावधान बनाया कि जो भी कंपनियां पब्लिक इशू के लिए जा रही है तो पब्लिक इशू के लिए जाने से पहले उन्होंने एक अंडरराइटर को अपॉइंट करना जरूरी है। अंडरराइटर को जब आप अपॉइंट करेंगे तो अंडरराइटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कीजिएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग कहेंगे, जिसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, ऐसे कल हमने डिस्कशन किया था। दैट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जहां पे अंडरराइटर कंपनी को यह वादा करता है कि अगर आप पब्लिक इशू करते हो तो पब्लिक इशू करने के लिए पहली चीज जो लीगल कंप्लायंसेस जरूरी है वो लीगल कंप्लायंसेस करने का काम मैं करूंगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स नहीं खरीदते तो शॉर्टफॉल भी मैं खरीद लूंगा, ऐसे वो वादा करता है। अब उसने जो भी वादा किया है, ठीक है, सो वो वादा किसी कॉन्ट्रैक्ट में किया है, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किया है। उस कॉन्ट्रैक्ट का हमने बस एक क्लॉज डिस्कस किया था जिसको हम लाइबिलिटी क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो ये लाइबिलिटी क्लॉज के बारे में अपन ने प्रीवियस लेक्चर में मित्रों चर्चा की थी। ठीक है, चलो, सो उसी के बारे में आज डिटेल में चर्चा भी होगी, कैलकुलेशन भी होगा। अब तो इसके बाद कंपनी को एक बार लीगल कंप्लायंसेस कंपनी कर देती है, यानी कंपनी के बिहाफ पे अंडरराइटर एक बार लीगल कंप्लायंसेस कर देता है। कंपनीज एक्ट के एज वेल एज सेबी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन से इश्यू से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो एक बार फुलफिल हो जाती है। तो वो फुलफिल होने के बाद पब्लिक शेयर्स खरीद लेगी। पब्लिक ने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं वो पब्लिक को अलॉट किए जाएंगे, और इसके अलावा अगर कोई शॉर्टफॉल है तो वो शॉर्टफॉल अंडरराइटर खरीदने का काम करेगा। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको इनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के मतलब भी बताए थे, शायद वो सभी को याद होंगे। उसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम समझ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्यों है, ये कल के सत्र में हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, अब जाते जाते कल के सत्र में मैंने आपको ग्रॉस लायबिलिटी और एक्चुअल लायबिलिटी इनका भी मतलब बताया था। ग्रॉस लायबिलिटी यानी क्या? ग्रॉस लायबिलिटी यानी क्या? वो लायबिलिटी जो अंडरराइटर की पब्लिक इश्यू करने से पहले डिसाइड हुई है, यानी पब्लिक इशू करने से पहले अंडरराइटर ने जो वादा किया था जिसमें उसने ये बताया था अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो अंडरराइटर मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीदेगा। ठीक है, सो ये बताने का जो क्लॉज है या ये बताने वाली जो लायबिलिटी है उसको हम ग्रॉस लायबिलिटी कहते हैं। उसके बाद एक्चुअल लायबिलिटी, यानी कंपनी शेयर्स इशू करती है, इशू होने के बाद पब्लिक शेयर खरीद लेती है और जो बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर खरीदने वाला है उसको हम कहते हैं एक्चुअल लायबिलिटी। सो इसलिए हमने ऐसे कहा था कि ग्रॉस लायबिलिटी इज फिक्स्ड प्रायर टू पब्लिक इशू व्हेयरएज एक्चुअल लायबिलिटी इज कैलकुलेटेड पोस्ट पब्लिक इशू। ठीक है, सो ये डिस्कशन हुआ था। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे दिया था। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए थे जिसमें से 70,000 शेयर जो है वो पब्लिक ने खरीद लिए और बचे हुए 30,000 शेयर जो थी वो अंडरराइटर्स की एक्चुअल लायबिलिटी थी। ठीक है, चलो, सो ये डिस्कशन किया था हमने। अब उसी का कैलकुलेशन हमें सीखना है, उसके बाद हम कमीशन की ओर आएंगे। तो वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल लायबिलिटी एंड ग्रॉस लायबिलिटी। ठीक है, सो एक्चुअल लायबिलिटी और ग्रॉस लायबिलिटी का कैलकुलेशन हम सीखने वाले हैं। अब ये एक्चुअल लायबिलिटी और ग्रॉस लायबिलिटी का कैलकुलेशन सीखने के लिए हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, वो वन बाय वन आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलो, पहला क्वेश्चन तो मैं आपको डिक्टेट करूंगा, तो सभी लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? क्या सभी लोग तैयार हैं? ठीक है, नोटबुक खोल दीजिएगा अपनी। ओपन योर नोटबुक, फटाफट अपनी नोटबुक्स ओपन कीजिएगा, फटाफट शुरुआत कर रहे हैं। आयुष, हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, रादर गुड आफ्टरनून। नीतीश, हेलो बेटा। आकांक्षा जी, मोहित जी, सभी लोग, सभी को हमारा स्नेह भरा प्रणाम। सो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम एक्चुअल लायबिलिटी और ग्रॉस लायबिलिटी का कैलकुलेशन सीखेंगे। ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन मैं डिक्टेट करता हूं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं क्लास में मैं डिक्टेट करवा के सॉल्व करवाता हूं। ठीक है, यानी क्लास में ही बना देता हूं आपके लिए क्वेश्चन और क्लास में ही हम सॉल्व करवा देते हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप सभी ने लिखना है हमारे साथ। फर्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 1। हाँ, लेकिन उसके पहले कल का जो भी थियरी है वो आपने लिख दिया होगा, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। कल मैंने बताया था जाते जाते होमवर्क के लिए कि जितना भी स्लाइड्स हैं वो आपको लिखना है, टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी वगैरह, वो आपको स्लाइड्स लिखने थी, ठीक है। सो जिन्होंने नहीं लिखी होगी वो एक पेज बैक टू बैक ब्लैंक छोड़ दीजिए, 1 बैक टू बैक पेज ब्लैंक छोड़ना और उसके बाद क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। सो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया था वो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ना, तो उसके लिए एक पेज बैक टू बैक ब्लैंक छोड़ दिया, चल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पेज से आप शुरुआत कीजिएगा, जिन्होंने कल लिखा होगा तो वो तुरंत शुरुआत कर सकते हैं। क्वेश्चन 1, ए लिमिटेड issued 20,000 shares. A Limited issued 20,000 shares of face value 100 at par. A Limited issued 20,000 shares of face value 100 at par. मेरी हैंडराइटिंग इतनी खास नहीं है, ठीक है। सो जो मैं बोल रहा हूं वो भी, उस पर भी अगर आपने ध्यान दिया तो भी आपको समझ में आ जाएगा। A Limited issued 20,000 shares of face value 100 at par. Mr. X is appointed as underwriter with 100% liability. Mr. X is appointed as underwriter with 100% liability. मिस्टर एक्स को अंडरराइटर करके अपॉइंट किया गया है और उनकी लाइबिलिटी 100% तय हो चुकी है। उसके आगे पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे। पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर 12,800 shares. Public subscription is for 12,800 shares. Calculate liability. ठीक है, आपको लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, सो ये क्वेश्चन आप सभी ने लिखा है मित्रों, ठीक है। ध्यान देके सुनिए, मैं कुछ कह रहा हूं, कुछ बता रहा हूं आपको। मित्रों, जब भी आप क्वेश्चन लिखोगे, रादर जो कुछ क्वेश्चन से डिक्टेट होंगे, तो ये जो क्वेश्चन आप लिखेंगे अच्छे से लिखना, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, सॉल्व करते वक्त क्लासरूम में मैंने जिस फॉर्मेट में बताया है उस फॉर्मेट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका हित है, आपका भला होगा, ठीक है। क्योंकि हम फॉर्मेट क्यों देते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू है तो फटक से रफ में सॉल्व करते हैं, कहानी खत्म कर देते हैं। ऐसा न करें, क्योंकि क्लास आप एक बार 2 बार जितने बार देखना है उतने बार देख लीजिए, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो सेल्फ स्टडी करते वक्त आप आपकी नोटबुक लेके स्टडी करोगे, और नोटबुक में आपने जो लिखा है अगर आप वो खुद ही नहीं पढ़ पाओगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। आज जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको सब याद रहता है, सब, ठीक है, सब कुछ आ जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले आंसर निकाल देते हैं, ठीक है, लेकिन जब रिवाइज करने के लिए जाते हैं तो फंस जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं जो फॉर्मेट देता हूं, फॉर्मेट देने के पीछे वजह यह है कि आपको आगे जाके मेरी मदद की जरूरत न पड़े, ठीक है। वैसे लेक्चर्स के लिए अनलिमिटेड व्यूज है, कितने भी बार आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता आप सेम लेक्चर बार बार देख के आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है। हर बार मैं वही चीज बोलने वाला हूं, तो कितने भी बार आपने लेक्चर्स ओपन करके देखे तो वही सुनाई देगा, तो एक ही बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलो, इसलिए फॉर्मेट बनाइए और खुद की मदद कीजिएगा। ओके, फॉर्मेट बनाने के लिए मुझे थोड़े कष्ट लेने पड़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू में ना शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए मुझे बिल्कुल कष्ट नहीं है, यानी मैं जितने आवर्स के लेक्चर लेता हूं आपको डिलीवर करता हूं उसके 50% टाइम में मैं मेरा सिलेबस कंप्लीट कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं सारी चीजें एकदम खट खत्म करने का शुरू करूं तो। लेकिन मैं वैसे नहीं चाहता, मैं चाहता हूं आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में भी आए, याद भी रहे। चलो, तो इसके लिए अपन शुरुआत करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। कैलकुलेशन, हेडिंग दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी। अगर यहां पे क्लास में बच्चे होते फेस टू फेस तो मैं बिल्कुल राउंड मार के चेक करता हूं, लेकिन अब आपके घर पे आके राउंड मारना मुझे मुमकिन नहीं है, तो इसके लिए मैं आप लोगों के ऊपर भरोसा रख रहा हूं कि आप फॉर्मेट बना रहे हो। फॉर्मेट बनाते वक्त देखो, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स और एक कॉलम बनाइएगा अमाउंट का या नंबर का, बस ये 3 कॉलम होने जरूरी है, ठीक है। हाँ, अब
इस फॉर्मेट में धीरे धीरे बदलाव होते जाएगा, जैसे एक एक कॉन्सेप्ट में आगे आगे पढ़ाते जाऊंगा तो फॉर्मेट में थोड़ा थोड़ा बदलाव होते जाएगा। पेंसिल लेके लाइन मारना जरूरी है, ठीक है। पेंसिल और स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा, फ्री हैंड ड्राइंग नहीं चलेगा, ठीक है। सो ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट बनाने के लिए 30 सेकेंड है आपके पास। चलो ठीक है, फॉर्मेट 5 से 6 लाइन का काफी है, 5 to 6 लाइन्स आर मोर देन इनफ। स्केल नहीं है कुछ लोगों के पास, ओके। ओके चलो, फॉर्मेट बन गया। चलो शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले सीरियल नंबर 1 लिखिएगा, ग्रॉस लाइबिलिटी। अब मित्रों देखो, जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे तो शेयर्स इशू करने से पहले उन्होंने अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने अंडरराइटर के साथ लाइबिलिटी क्लॉज में कुछ लाइबिलिटी डिसाइड की होगी। वो जो लाइबिलिटी डिसाइड होती है उसको हम ग्रॉस लाइबिलिटी कहते हैं। सबसे पहले वो ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में डिसाइड होती है, तो परसेंटेज में लाइबिलिटी डिसाइड हुई थी 100%। तो सबसे पहले हम सीरियल नंबर 1 जो लिखते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज लिखते हैं। उसके बाद सीरियल नंबर 2 जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में। सीरियल नंबर 2 लिखते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी लिखते हैं शेयर्स में, ठीक है। शेयर्स में यानी क्या, ग्रॉस लाइबिलिटी इन शेयर्स का मतलब क्या, मतलब बहुत ही आसान है। देखो, कंपनी ने पब्लिक इशू होने से पहले ही अंडरराइटर से पूछ लिया था, अगर पब्लिक एक भी नहीं शेयर खरीदता, समझो हमने कल जाके पब्लिक इशू कर दिया और पब्लिक ने एक भी शेयर नहीं खरीदता, तो आप मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीदेंगे? तो हमने बोल दिया था 100%। 100% का मतलब क्या, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए हैं? 20,000। तो 20,000 के 100% यानी पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स जो है वो हम खरीद लेंगे। उसको हम कहते हैं ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स। यानी अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो आप मैक्सिमम कितने शेयर्स खरीदने वाले हो, ठीक है। ये इनकी ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में है, ओके। उसमें से लेस। अब लेकिन क्या इनको सारे के सारे शेयर्स खरीदने की जरूरत है क्या? नहीं 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 नहीं। तो कुछ शेयर्स पब्लिक खरीद चुकी है, तो जो शेयर्स खरीद चुकी है पब्लिक, वो उनको शेयर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, तो उतने शेयर्स हटा दो, मिटा दो, माइनस कर दो। उसको हम कहते हैं लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड फॉर 12,800 शेयर्स। तो अंडरराइटर की ये आएगी सीरियल नंबर 4 में एक्चुअल लायबिलिटी। इसका मतलब बचे हुए शेयर्स जो अंडरराइटर खरीदने की मंशा रखता है, एक्चुअल लायबिलिटी। तो ये एक्चुअल लायबिलिटी शेयर्स में आई है, नंबर ऑफ शेयर्स में। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदने पड़ेंगे अंडरराइटर को? 6,200 या 7,200? 7,200। चलो, आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल था, 20,000 माइनस 12,800 है ना, ठीक है। तो इतना बड़ा फॉर्मेट बनाने की क्या जरूरत है? आगे आगे देखो होता है क्या, समझ में आ जाएगा क्यों जरूरत है फॉर्मेट बनाने की, ठीक है। सो 7,200 सभी की लायबिलिटी आ रही है, करेक्ट है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ओके ओके। सो चलो, तानिया जी, आकांक्षा जी बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी लोगों के भी जवाब सही आए होंगे हम आशा करते हैं। किसी को डाउट है क्या? डाउट है तो तुरंत पूछ लीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू आस्क। नो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताने के बाद, ठीक है, हम एक टर्म का डिस्कशन करेंगे जिसको हम कहते हैं पार्शियल लायबिलिटी, ठीक है। लेकिन पहले क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद आपको ये पार्शियल लायबिलिटी का केस बता देंगे। लिख दीजिएगा क्वेश्चन, शॉर्ट में लिखेंगे अभी हम क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन 2 है एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, फेस वैल्यू, एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू जो है वो फेस वैल्यू ₹10 ईच, 10 रुपया फेस वैल्यू का शेयर है। एक्स लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 10 ईच। मिस्टर
A is appointed as underwriter. Mr. A is appointed as underwriter with a liability. Mr. A is appointed as an underwriter with a liability of 75%. With a liability of 75%. उसके बाद public subscription is for 37,500 shares. Public subscription is for 37,500 shares. पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है वो 37,500 शेयर्स के लिए है. 37,500. Public subscription is for 37,500 shares. Calculate liability of underwriter. अब देखो मित्रों, यहां पे क्या अंडरराइटर ने 100% शेयर्स खरीदने का वादा किया है या केवल 75% शेयर्स? एग्जैक्टली तो अगर 100% से कम अगर अंडरराइटर की लाइबिलिटी होगी तो ऐसे लाइबिलिटी को हम पार्शियल लाइबिलिटी वाला केस कहते हैं. तो लाइबिलिटी को भी हम दो हिस्सों में नाप सकते हैं. एक होती है कंप्लीट लाइबिलिटी यानी 100%, जहां पे अंडरराइटर वादा करता है अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदेगा तो मैं पूरे के पूरे शेयर्स खरीद लूंगा. और दूसरा होता है पार्शियल लाइबिलिटी वाला केस, जहां पे अंडरराइटर बोलता है कि मेरी क्षमता नहीं है सारे शेयर्स खरीदने की, मैं इतने में से इतने ही शेयर्स खरीद सकता हूं. क्या आपको कबूल है? अगर कंपनी कबूल बोल देती है तो दोनों के बीच में हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एग्रीमेंट हो जाता है. तो हमेशा लाइबिलिटी कंप्लीट ही अंडरराइटर लेगा ऐसा जरूरी नहीं है. पार्शियल लाइबिलिटी भी ले सकता है. अपनी क्षमता के मुताबिक जितने शेयर्स वो खरीद पाएगा उसके मुताबिक वो लाइबिलिटी लेता है. ठीक है. सो अगर ऐसा वाला केस क्वेश्चन में दिया है तो कैलकुलेशन कैसे करना है वो आपने करना है. ठीक है. सो फॉर्मेट तो हम जानते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. तो ये केस में लाइबिलिटी का कैलकुलेशन हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं. तो हम आपकी इसमें मदद नहीं करेंगे, आप खुद ही की मदद कर लीजिएगा. लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिएगा फॉर्मेट बना के. मैं आपको कुल मिला के 2 मिनट देता हूं. 2 मिनट के अंदर मुझे लाइबिलिटी का कैलकुलेशन करके चाहिए. ठीक है. ओके. नील आएगी क्या? नील आएगी? नहीं आएगी बेटा नील. देख लो जरा कैलकुलेशन करके. आकांक्षा जी आपने कैलकुलेट नहीं किया अभी तक, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा देवी जी. मुझे नहीं पता, शायद नील भी आ सकता है. आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, शायद सही कह रहे हो. ठीक है. 2 मिनट दे रहे हैं हम आपको, इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो. सो सीरियल नंबर 1, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज में, ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में, लेस पब्लिक सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. देखो आपका आंसर सही आ सकता है, जो भी आंसर आता है वहां पर लिख दीजिएगा. लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए इज 0. ओके. नील, आकांक्षी जी ने नील कहा. संजय, मोंगिया जी नील, स्नेहा 0. कैलकुलेट कर लिया सर, वेरी गुड बेटा. फिर शिव शुक्ला जी नील. सौम्या त्रिवेदी, इन्होंने लीक से हटके आंसर दिया है. 24,700 एक्चुअल लाइबिलिटी है. सर क्लास का टाइम तो 1 बजे था ना? क्लास का टाइमिंग 1 बजे था. बेटा क्लास का टाइमिंग जो था वो 12:45 था.
कोई बात नहीं बेटा, अभी अभी शुरुआत की है, कुछ मिस नहीं किया आपने। सर नील ही आएगा, वैभव जी कह रहे हैं। नीतीश 12,500, सुभाषी धर 12,500, आयुष नील, ओके, शुभम नील, मयांक लिंबावत अलग आंसर दिया 29,167, ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब आपका समय हो जाता है यहीं पे समाप्त और मेरा समय हो जाता है यहीं से शुरू। तो कृपया ध्यान दें, अभी आप बिल्कुल लिखिएगा नहीं, ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं कंप्लीट कर देता हूं, पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद कोई मिस्टेक अगर आपने की होगी तो वो आप रेक्टिफाई कर लीजिए, ठीक है। चलो, सो ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ये अंडरराइटर ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने से पहले ही वादा किया था कि अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो वो कितने शेयर्स खरीदेंगे, 75%। वेरी गुड। सो ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में 75 है। शेयर्स में कितनी है ग्रॉस लायबिलिटी? शेयर्स में, ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में कितना आएगा? अब कंपनी हैड इशूड 50,000 शेयर्स, है ना, तो 50,000 शेयर्स के 75%, यानी अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो अंडरराइटर को कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? ठीक है, 50,000 के 75%, दैट कम्स टू 37,500। इतने शेयर्स अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे, सही है, ओके। अब अगर पब्लिक एक भी नहीं खरीदती तो अंडरराइटर को सारे 37,500 खरीदने पड़ेंगे, ओके। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं? आप बोलेंगे सर पब्लिक ने भी 37,500 शेयर्स खरीद लिए, वाह। तो पब्लिक ने 37,500 शेयर्स खरीद लिए, तो सर अब एक्चुअल लायबिलिटी जो है, एक्चुअल लायबिलिटी जो शेयर्स में है वो तो नील हो गई। 37,500 शेयर्स खरीदने थे, 37,500 पूरे के पूरे पब्लिक ने खरीद लिए, तो अब अंडरराइटर को कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, नहीं है, तो लायबिलिटी आ गई नील, नील, नील। ऐसे सभी ने, जिनका नील जवाब आया उन लोगों ने सभी ने ऐसे जवाब दिया है, ठीक है। चलो अब ध्यान देके सुनना, इसके लिए कोई गड़बड़ ना करें, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, केवल ध्यान देगा स्क्रीन पे। मित्रों यहां पे गलती होती है पार्शियल लायबिलिटी की केस में, जो जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं ध्यान देके सुनिएगा। पार्शियल लायबिलिटी की केस में जब आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन का क्रेडिट देंगे, पार्शियल लायबिलिटी की केस में जब आप पब्लिक सब्सक्रिप्शन माइनस करोगे, द प्रक्रिया ऑफ डिडक्टिंग पब्लिक सब्सक्रिप्शन इज नोन एज गिविंग क्रेडिट, ठीक है। सो बहुत बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन हम क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, तो क्रेडिट दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता क्रेडिट का मतलब क्या है। क्रेडिट का मतलब माइनस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उतना शेयर पब्लिक ने खरीद लिया तो अंडरराइटर को उतना शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये जब क्रेडिट देते हैं ना, तो क्रेडिट हमेशा जो है ना वो ग्रॉस लायबिलिटी की परसेंटेज में जाता है। यानी क्या? यानी अंडरराइटर ने क्या 100% शेयर्स खरीदने का वादा किया था या 75% शेयर्स? केवल 75%, ठीक है। तो आपको क्रेडिट भी हम उतना ही देंगे जितने का आपने वादा किया था, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? पब्लिक सब्सक्रिप्शन 37,500 शेयर्स पूरे के पूरे माइनस करना अलाउड नहीं है। तो फिर कितने शेयर्स माइनस करना अलाउड है? 37,500 के 75%, 37,500 इंटू 75%, यानी कितने शेयर्स माइनस करना अलाउड है? 37,500 इंटू 75%, दैट कम्स टू 28,125, 28,125 इतने ही शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। तो अब मुझे बताइए 37,500 में से 28,125 शेयर्स का अगर क्रेडिट मिलता है तो अंडरराइटर की लायबिलिटी जो शेयर्स में आएगी वो कितनी शेयर्स आएगी? अंडरराइटर की लायबिलिटी जो शेयर्स में आएगी वो कितने? यस, 9,375। ये आंसर किसी ने भी नहीं दिया था, 9,375। आई नो, मैं थोड़ा बहुत आपकी दिल की बात समझ सकता हूं। आपका ये आंसर जिनका नहीं आया है, गलत आया है, उनको अभी भी दे आर नॉट हैप्पी विद द सॉल्यूशन, ठीक है। यस, यू शुड नॉट बी, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन, ध्यान देके सुनिएगा। अभी तक आंसर नहीं, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक कोई भी आंसर बदलेगा नहीं, कृपया ध्यान दे, ठीक है, ध्यान देके सुनना। अब इस चीज को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा अलग तरकीब अपनाना पड़ता है। स्क्रीन पे देखते रहिए, तरकीब आपको समझ में आ जाएगी। मित्रों इस बात को समझने के लिए कुछ ऐसे समझो, हाँ? ऊपर का कैलकुलेशन सब भूल जाइए, भूल जाइए ऊपर का कैलकुलेशन, ओके। हाँ, ओके, बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते हैं, हम आपके दिल को समझते हैं। तो आप लोगों को ये समझेगा नहीं इतना जल्दी, क्योंकि आंसर गलत हो गया ना। जब भी अपना आंसर गलत होता है तो अपना ब्रेन, अपना मन जो है, अपने ब्रेन को कमांड देता है कि नहीं नहीं तेरे को नहीं समझा,
ठीक है, मुझे पता है ऐसा ही है, दिल और दिमाग के बीच में हमेशा कश्मकश होती रहती है। सो इसलिए कृपया करके ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट के अंदर आपका दिमाग शुरू हो जाएगा और आपके दिल की बात बदल देगा। ठीक है, अब देखो कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे बताइए। कंपनी ने कितने शेयर्स, 50,000 शेयर्स इशू किए थे। आसान भाषा में समझते हैं अपन इसको। कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से पब्लिक कितने शेयर्स खरीद चुकी है। ठीक है, पब्लिक कितने शेयर्स, 37,500, 37,500 शेयर्स ये पब्लिक खरीद चुकी है। तो शॉर्टफॉल कितना है, शॉर्टफॉल कितना है, यानी कितने शेयर्स पब्लिक ने नहीं खरीदे, शॉर्टफॉल कितना है, 12,500। ये कल शॉर्टफॉल का कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाया था, है ना। शॉर्टफॉल यानी क्या, जितने शेयर्स इशू किए हैं उसमें से पब्लिक ने कितने खरीदे और कितने शेयर्स नहीं खरीदे। जो नहीं खरीदे उसको शॉर्टफॉल कहता है। ठीक है, अब ध्यान देके सुनिएगा। अब अंडरराइटर को किसके लिए अपॉइंट किया जाता है, अंडरराइटर को अपॉइंट करने का मकसद क्या होता है कि वो शॉर्टफॉल खरीद ले, यही है मकसद। Why the underwriter is appointed? Underwriter is appointed to make good the shortfall. तो अब देखो सीन ऐसे हुआ है, कंपनी ने शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स इशू किए, उसमें से पब्लिक ने 37,500 परचेस कर लिए, बचे 12,500 शेयर्स। तो जैसे ही पब्लिक इशू कंप्लीट हुआ वैसे कंपनी ने तुरंत अंडरराइटर को फोन करके बताया, डियर अंडरराइटर शॉर्टफॉल है, तो क्या तू परचेस करने के लिए तैयार है। अंडरराइटर बोला यस, मैंने तो वादा किया था जो निभाना पड़ेगा। लेकिन वादा जो किया था मैंने, वो कितने परसेंट शेयर्स खरीदने का वादा किया था, 75% शेयर्स खरीदने का वादा किया था। तो 12,500 के 75% शेयर्स मैं खरीद लूंगा। जो भी शॉर्टफॉल है वो पूरा खरीदने का तो मैंने वादा नहीं किया था ना, तो जितना शॉर्टफॉल है उसके 12,000 उसके 75% शेयर्स मैं खरीद लूंगा। तो 12,500 के 75% कितना आता है, 12,500 के 75% कितना आता है, 9375। जादू, हमारी लाइबिलिटी भी कितनी आ गई, 9375। और यहां पे भी आंसर कितना आ गया, 9375। यानी जितना भी शॉर्टफॉल होता है, शॉर्टफॉल के जितनी अंडरराइटर की परसेंटेज में लाइबिलिटी है उतने ही शेयर्स वो खरीदता है, उतने ही शेयर्स रादर वो खरीदने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, सो अगर वो 100% लाइबिलिटी बोलते हैं तो एग्जैक्टली यहाँ पे बचा पूरा शॉर्टफॉल 12,500 के 100% वो उसकी लाइबिलिटी आती है। लेकिन यहाँ पे पार्शियल अंडरराइटिंग के केस में वो सारे शेयर्स खरीदने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, प्रोपोर्शनेट शेयर्स। ठीक है, तो सर पहला वाला कैलकुलेशन इजी है, सेकंड वाला। अब आपका दिल फिर से बोलेगा कि सेकंड वाला, दिमाग नहीं, आपका दिल फिर से ये बोलेगा कि सर सेकंड वाला कैलकुलेशन सिंपल है, हम सेकंड वाला कैलकुलेशन से ही कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन दिल की सुनने से केवल जीवन में नुकसान होता है। ठीक है, जिस समय आपके जीवन में आपका दिल आपके दिमाग पे हावी हो गया, उस समय आप जीवन में फंस गए, ऐसा समझ लो। ठीक है, सो मित्रों, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, पहले वाले कैलकुलेशन का फायदा क्या है वो आगे मैं 3-4 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। उसमें मैं आपको मार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, फॉर्म अंडरराइटिंग नाम के जब कॉन्सेप्ट्स पढ़ाता हूं तो सेकंड फॉर्मेट जो है कोलैप्स हो जाता है, इसलिए सेकंड फॉर्मेट से मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं। फर्स्ट फॉर्मेट यूनिवर्सल फॉर्मेट है, इसलिए फर्स्ट फॉर्मेट आप आंख बंद करके हमेशा फॉलो कीजिए। ठीक है, चलो फाइन, यहां तक क्लियर है। ओके, सुनिए और भी कुछ बताना है, बहुत सारी चीजें बता देता हूं मित्रों। अब लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, पहला आंसर पहले फॉर्मेट से जो आंसर आया और दूसरे फॉर्मेट से जो आंसर आया, दोनों सेम क्यों आया, कारण क्या है बता देता हूं। देखो फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ पे शॉर्टफॉल जब, अरे उड़ जा, हाँ उड़ गया, हाँ। सो जब हमने दूसरे फॉर्मेट से आंसर कैलकुलेट किया, तो अगर आपने ठीक से देखा होगा तो यहाँ पे हमने 50,000 सारे शेयर्स लिए, है ना, यहाँ पे 37,500 सारे शेयर्स लिए, तो ये हमारी सारी लाइबिलिटी आई कंप्लीट। लेकिन अंडरराइटर ने कंप्लीट लाइबिलिटी नहीं ली थी, अंडरराइटर ने सिर्फ 75% लाइबिलिटी ली थी, सही है। तो इसलिए हमने क्या किया, ये 100% लाइबिलिटी को बाद में 75% से मल्टीप्लाई करके उसको प्रोपोर्शनेट टर्म्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब मैथमेटिक्स जो है ना बहुत प्यारी चीज होती है। ऐसे करने के बदले आप ऐसे करते, ये जो 50,000 शेयर्स है, 50,000 शेयर्स पूरे लेने के बदले ये भी 75% लेते, 37,500 शेयर्स पूरे लेने के बदले ये भी 75% शेयर्स लेते हैं, तो जो लाइबिलिटी आती है आपको एक्चुअली ऑटोमेटिकली 75% में आ जाती है ना। जैसे कैलकुलेटर पे करके देखिए, 50,000 के 75%, ठीक है, 37,500, 37,500 के 75%,
28,120। तो अगर ऊपर की दो अमाउंट अगर हम लेते वक्त ये 100% लेने के बदले 75% लेते हैं तो लाइबिलिटी भी ऑटोमेटिकली कितना परसेंट आ जाती है? 75%। तो कितनी लाइबिलिटी आती है आपकी? 937। तो फिर बाद में आपको फिर से 75% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो ये जो कैलकुलेशन किया वो ऊपर की टेबल में हमने किया है। देखो यहाँ पे ऊपर की टेबल में हमने 50,000 को 75% से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 37,500 को 75% से मल्टीप्लाई किया, ताकि हमारी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली 75% आ जाए। ठीक है? सो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग 100% लाइबिलिटी एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू 75% लाइबिलिटी, फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ वी हैव कंसीडर्ड ओनली 75% ऑफ द लाइबिलिटी। हे राम, झेपा है? ओके चलो, अगर ये झेपा होगा तो मित्रों आपको ये चीज समझ में आ गई कि क्वेश्चन रीड करने के बाद लाइबिलिटी क्लॉज पे आपका खास ध्यान होना जरूरी है, क्योंकि लाइबिलिटी दो प्रकार की आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है, एक जो कंप्लीट है और दूसरी जो पार्शल है। कंप्लीट लाइबिलिटी का मतलब होता है 100% लाइबिलिटी और पार्शल लाइबिलिटी का मतलब होता है लेस देन 100%। लेस देन 100%, एनीथिंग लेस देन 100% इज नोन एज पार्शल लाइबिलिटी। एनीथिंग लेस देन 100% इज नोन एज पार्शल लाइबिलिटी। ठीक है? सो 90% भी हो सकती है, 50% भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 70% भी हो सकती है। ठीक है? अगर ये आपको समझ में आ गया होगा देवी और सज्जनों तो हम आगे बढ़ेंगे। बड़े 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 चलो अगला सवाल आपके लिए। ठीक है? फटक से अब ये सॉल्व कर दीजिएगा, उसके बाद हम आगे आपको कमीशन का कैलकुलेशन सिखाएंगे। कमीशन ये क्वेश्चन होने के बाद, लेकिन ठीक है पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। हाँ, आयुष जी कह रहे हैं सर वन मोर क्वेश्चन प्लीज। बट आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कभी भी मेरे लेक्चर में। मैं इतने क्वेश्चंस करवाता हूं कि आप बाद में बोलते हो सर बस। ठीक है? सो प्लीज की जरूरत नहीं है, बस की जरूरत अब नहीं, लेकिन बाद में जरूर महसूस होगी। ओके चलो, सो मित्रों क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है? क्वेश्चन, मिस्टर राहुल इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर, इज अपॉइंटेड एज अंडरराइटर। Mr. Rahul is appointed as underwriter of Dravid Limited. Of Dravid Limited. Mr. Rahul is appointed as underwriter of Dravid Limited with 60% liability. बताइए ये पार्शल है या कंप्लीट है? Mr. Rahul is appointed as underwriter of Dravid Limited with 60% liability. With 60% liability. ओके, पार्शल लाइबिलिटी या कंप्लीट है? पार्शल लाइबिलिटी है, वेरी गुड। चलो, शेयर्स इशूड, शेयर्स इशूड, कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए 1 लाख, शेयर्स सब्सक्राइब्ड 85,000 शेयर्स, शेयर्स इशूड 1 लाख, शेयर्स सब्सक्राइब्ड 85,000 शेयर्स। कैलकुलेट लाइबिलिटी। शेयर्स इशूड 1 लाख शेयर, शेयर सब्सक्राइब 85,000 शेयर्स। कैलकुलेट लाइबिलिटी। इत्मीनान से लाइबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। जल्दी आंसर देने वाले को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है? आराम से कैलकुलेट कीजिएगा, समय लेके कैलकुलेट कीजिए। अगर आपने वाकई पूरी फीस भर के लेक्चर कर रहे हो तो आप इत्मीनान से कैलकुलेट करेंगे। जितना फीस भरा है पूरे फीस का मजा लीजिए। ठीक है? घाई मत कीजिएगा, कीड़ा काड़ी करके नोटबुक को खराब मत कीजिएगा। अगर कोई बहुत गंदी तरीके से नोटबुक मेंटेन करता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, ऐसा लगता है स्क्रीन से बाहर निकलूं, उसकी नोटबुक लूं और वहां पे फाड़ दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाता। शक्तिमान ने उसकी ताकतें मुझे पास नहीं की हैं, तो इसलिए आराम से सॉल्व कीजिएगा। चिन्मय पांडा, आपकी भाषा हमें समझ में नहीं आ रही है भाई साहब, क्या लिखा है आपने? सो कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी
serial number, particulars, amount. Serial number 1, gross liability परसेंटेज में. सीरियल नंबर 2, ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. ओके, चिन्मय ये कह रहा है हमारे यहाँ साइक्लोन स्टॉर्म आया है. ओ माय गॉड, ऐसा है. ओके, उनकी भाषा अलग है. बेटा वाकई अगर ऐसा होगा तो कृपया सुरक्षित रहिएगा. अगर कोई फालतू की कमेंट कर रहा है तो बाकी लोग सुरक्षित रहिएगा. चलो, सो आंसर आ गया है लोगों का. लोगों ने आंसर देना शुरू किया है. क्या आंसर आया है? $9,000. ओके, चलो. ग्रॉस लायबिलिटी परसेंटेज में 60% लायबिलिटी थी. कंपनी हैज इशूड 1 लाख शेयर्स. 1 लाख के 60% 60,000 शेयर्स ग्रॉस लायबिलिटी के हैं. पब्लिक सब्सक्रिप्शन जो है 85,000 शेयर्स के लिए है. लेकिन क्या 85,000 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा या पार्शियल क्रेडिट है? पार्शियल क्रेडिट. 85,000 के 60%, तो 85,000 के 60% कितना आता है? 51,000 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा. तो 51,000 शेयर्स का क्रेडिट प्राप्त करने के बाद जो लायबिलिटी आएगी जिसको हम कहते हैं एक्चुअल लायबिलिटी. सो एक्चुअल लायबिलिटी जो आ रही है शेयर्स में वो आ रही है 9,000 शेयर्स की. एक्चुअल लायबिलिटी जो आ रही है वो 9,000 शेयर्स की लायबिलिटी आ रही है. आई होप सभी को समझ में आ गया है. कोई डाउट नहीं है. चलो, सो अगर ये समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे. 1 मिनट के लिए जिन्होंने कंप्लीट नहीं किया उनके लिए आंसर रखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. सो एक्चुअल लायबिलिटी क्या होती है, ग्रॉस लायबिलिटी क्या होती है, ये तो हमने समझा. उसके साथ लायबिलिटी पार्शियल भी हो सकती है, कंप्लीट भी हो सकती है, और दोनों स्थितियों में कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हमने समझा. बस प्रॉब्लम खत्म होने के बाद एक MU नोट नाम का नोट लिख दीजिएगा. MU का मतलब होता है माई अंडरस्टैंडिंग नोट. आप लोगों का MU नहीं है, ये माई अंडरस्टैंडिंग वाला MU है. ठीक है, आई विल डिक्टेट, प्लीज नोट माई अंडरस्टैंडिंग नोट. In case of partial underwriting, credit of public subscription. In case of partial underwriting, credit of public subscription is to be given. In case of partial underwriting, credit of public subscription is to be given in gross liability percentage. Credit of public subscription is to be given in gross liability percentage. क्या लिखा है हम सब लोगों ने? एक बार आप खुद पढ़ लीजिएगा. इन केस ऑफ पार्शियल अंडरराइटिंग, credit of public subscription is to be given in gross liability percentage. ब्रैकेट में लिखना proportionately.
प्रोपोर्शनेटली। प्रोपोर्शनेटली यानी पूरा क्रेडिट नहीं दे रहे हैं हम, प्रोपोर्शनेट क्रेडिट दे रहे हैं। चलो सर ये समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चिंता ना करें, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये तो मैंने ठीक है पहला स्टेप आपको बताया है, ये स्टेप आपको हर एक क्वेश्चन में परफॉर्म करना है। ठीक है, सो इसके लिए नो नीड टू वरी। ठीक है, कुछ बच्चों को लग रहा है सर इतना हो गया यानी इसके ऊपर और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब एक आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके ऊपर तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, फिर से एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद पहले और दूसरे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो अपना सॉल्व करने का मैकेनिज्म, पढ़ने का मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार से होता है कि अपन क्यूमुलेटिव स्टडी करता है। बहुत लोग पढ़ाते वक्त इस प्रकार से पढ़ाते हैं, सब कुछ पहले बता देंगे और सब पे एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर चीजें समझ में नहीं आती अच्छे से। इसलिए एक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट उसके ऊपर तुरंत क्वेश्चन। ओके, शुभम ठाकुर जी कह रहे हैं सर नोट्स कैसे मिल पाएंगे? बेटा नोट्स आपको कुरियर से आ रहे हैं, पहुंच जाएंगे जल्दी। सॉफ्ट फॉर्म में जो नोट्स चाहिए उसके लिए आपको 8888138555 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। इस नंबर से कंसर्न पर्सन जो है वो प्रांजलि मैडम है, उनसे आप संपर्क कीजिएगा और वो मैडम को आप आईकैन एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन की बैच में ऐड करने के लिए बोल दीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पे संपर्क करके 8888138555 इस नंबर पे संपर्क करके बता दीजिएगा। ठीक है, सो नोट्स वालों आपकी समस्या का समाधान मैंने बता दिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। कमीशन, सर ये कमीशन क्या होता है? चलो अब ध्यान देके सुनिएगा, इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ठीक है, बस देखो जब मैं थियरी एक्सप्लेन करता हूं उस समय अगर आपने ध्यान दिया तो प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाओगे। सॉल्विंग क्वेश्चंस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट यू कंसंट्रेट ऑन द थियरी के ऊपर आप अच्छे से कंसंट्रेट कर लो। चलो अब शुरुआत करते हैं। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों कृपया ध्यान दें। कमीशन सर ये जो अंडरराइटर जो है ये तो बड़ा बहुत ज्यादा काम करता है। सबसे पहले कंपनी का जब भी पब्लिक इशू होता है तो पब्लिक इशू होने से पहले प्रॉस्पेक्टस बनाने के लिए मदद करेगा, कंप्लायंसेस के लिए मदद करेगा, कंप्लायंसेस करने के बाद फिर वो पब्लिक इशू करेगा, पब्लिक इशू करने के बाद जो शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदती वो शॉर्टफॉल वो खरीद लेता है। तो ये सारी चीजें वो करता है। क्या ये सारी चीजें वो मुफ्त में करता है, फोकट में करता है, या फिर इसके लिए वो कुछ पैसा लेता है? क्या ये सारी चीजें वो मुफ्त में करता है या इसके लिए कुछ पैसा लेता है? क्या लगता है आपको? यस, क्या लेता है वो लेता है आपसे कमीशन। वो क्या लेता है आपसे? कमीशन। अब ये कमीशन जो उसको दिया जाता है इज फॉर द वर्क दैट ही हैज डन। दिस कमीशन इज गिवन फॉर द रिस्क दैट ही हैज टेकन। क्या रिस्क लिया है अंडरराइटर ने? क्या रिस्क लिया है अंडरराइटर ने? शेयर्स खरीदने का रिस्क, यानी अगर पब्लिक सारे शेयर्स नहीं खरीदते तो बचे हुए शेयर्स अंडरराइटर को खरीदना पड़ेगा, ये रिस्क है बराबर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आपको जो भी पैसा मिलता है ना वो रिस्क लेने के लिए मिलता है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैंने कल बताया था आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का जब एग्जांपल दिया था तो उसमें मैंने बताया था इंश्योरेंस कंपनी जो है वो आपको बताती है कि देखो भाई अगर कल जाके आपके गाड़ी को एक्सीडेंट होता है तो जो भी खर्च आएगा वो हम संभाल लेंगे, लेकिन इसके लिए आप हमें क्या दीजिए? इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या लेती है? प्रीमियम। ओके, वेरी गुड। अब ये प्रीमियम जो है वो इंश्योरेंस कंपनी आपसे लेती है। ठीक है, अब ये प्रीमियम से इंश्योरेंस कंपनी आपकी रिस्क भी ले लेती है उसके साथ। अब समझो साल भर में आपने गाड़ी चलाई, गाड़ी चलाने के बाद आपका समझो कभी एक्सीडेंट हो गया तो खर्चा कौन संभालने वाला है? इंश्योरेंस कंपनी। फाइन, ओके। वो खर्चा प्रीमियम जितना लिया उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ एक्स्ट्रा बाद में चार्ज करती नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी की अगर हम कमाई देखें तो उनकी कमाई इज नथिंग बट प्रीमियम। वैसे ही अंडरराइटर जब रिस्क लेता है शेयर्स अंडरराइट करने का तो उसकी कमाई इज नथिंग बट कमीशन। तो जो भी कमीशन अंडरराइटर को मिला है वही उसकी इनकम है, जो भी कमीशन अंडरराइटर को मिला है वही उसकी इनकम है। तो अब उसी के कैलकुलेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये कमीशन का क्लॉज होता है। पहला क्लॉज लायबिलिटी का होता है कॉन्ट्रैक्ट में और दूसरा क्लॉज होता है वो किसका होता है? कमीशन। सर उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? ठीक है, ध्यान देके सुनिएगा। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पे फार्मूला हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन फार्मूला पढ़ाने से पहले गायब हो जाओ। फार्मूला पढ़ाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। अंडरराइटर को कमीशन अगर रिस्क लेने के लिए दिया जाता है तो उसका कमीशन रिस्क के ऊपर डिपेंड करेगा?
रिस्क यानी लाइबिलिटी। तो अंडरराइटर को कमीशन उसके किस लाइबिलिटी पे देनी चाहिए, ग्रॉस लाइबिलिटी पे या एक्चुअल लाइबिलिटी पे, दैट इज द क्वेश्चन। अंडरराइटर को कमीशन अगर रिस्क लेने के लिए दिया जाता है तो उसका कमीशन का कैलकुलेशन किस पे करना चाहिए, ग्रॉस लाइबिलिटी पे या एक्चुअल लाइबिलिटी पे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी समझो एक एग्जांपल देके समझाएंगे। ये कंपनी है जिसका नाम एक्स लिमिटेड है, इसने ये अंडरराइटर को अपॉइंट किया है जिसका नाम मिस्टर ए है। तो कंपनी ने समझो 50,000 शेयर्स इशू किए, 50,000 शेयर्स इशू किए। शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज है, इशू वाज एट पार शेयर्स को इशू किया है। अब जब ये अंडरराइटर को अपॉइंट किया गया तब उसको बोला गया तुझे हम कमीशन देंगे 4%। कितना परसेंट कमीशन देंगे, 4%। अब उसके बाद अंडरराइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद पब्लिक इशू हुआ, और पब्लिक इशू होने के बाद पब्लिक ने शेयर्स 40,000 शेयर्स खरीद लिए, 40,000 शेयर्स वर परचेज बाय द पब्लिक। अब मैंने आपसे पूछा कि अंडरराइटर की लाइबिलिटी क्या है, तो आपने कैसे कैलकुलेशन करना है जरा बताइए। फॉर्मेट शुरुआत कहां से करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी परसेंटेज, परसेंटेज में कितना परसेंट लिखोगे, अंडरराइटर ने 100% लाइबिलिटी लिया था स्टार्टिंग में, 100%, ठीक है। तो परसेंटेज में लाइबिलिटी कितना लिखेंगे बताइए जरा, 100%। फटाफट बताओ, आप सॉल्व मत कीजिए, आप सिर्फ बता दीजिए। ग्रॉस लाइबिलिटी शेयर्स में कितनी आएगी, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए थे, 50,000। तो 50,000 के 100%, 50,000 शेयर्स की ग्रॉस लाइबिलिटी, उसमें से लेस क्रेडिट फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। पब्लिक ने कितने शेयर्स खरीदे हैं, 40,000। कितना क्रेडिट मिलेगा, 40,000 के 100%, यानी 40,000 शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। तो अब इसकी जो लाइबिलिटी आएगी, एक्चुअल लाइबिलिटी, वो 10,000 शेयर्स आएगी। तो अब सवाल ऐसे हैं कि अंडरराइटर को कमीशन 50,000 शेयर्स खरीदने के लिए देना है या 10,000 शेयर्स खरीदने के लिए, यानी कमीशन का कैलकुलेशन ग्रॉस लाइबिलिटी पे होगा या फिर एक्चुअल लाइबिलिटी पे। ओके, सो यहां पे बच्चे कह रहे हैं, पुनीत जी कह रहे हैं सर ग्रॉस पे कैलकुलेट करो, आकांक्षा भी ग्रॉस पे, ठीक है, यानी 50,000 शेयर्स पे बोल रहे हैं, ठीक है। चलो मित्रों, बिल्कुल सही जवाब दिया है आप लोगों ने। क्यों ग्रॉस पे कैलकुलेट करना है बताते हैं, ठीक है, क्योंकि कमीशन इज फॉर द रिस्क दैट यू हैड अंडरटेकन। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क दैट यू हैड अंडरटेकन, ठीक है, मैक्सिमम रिस्क, यानी शुरुआत में ही अंडरराइटर ने बोल दिया था, ठीक है, पब्लिक इशू होने से पहले बोल दिया था, अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदती तो पूरे 50,000 शेयर्स मैं खरीद लूंगा। तो इसका मतलब उसकी रिस्क कितने की थी, 50,000। हालांकि पब्लिक ने 40,000 शेयर्स बाद में खरीद लिए, तो उसको एक्चुअली 10,000 ही शेयर्स खरीदने पड़े, लेकिन उसने रिस्क तो पूरे 50,000 शेयर्स की खरीद ली थी, तो इसलिए उसको कमीशन जो भी दिया जाता है वो ग्रॉस लायबिलिटी पे दिया जाता है। अब यह समझने के लिए और एक एग्जांपल देंगे। जैसे आप आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने के लिए गए, कार का, तो आपकी कार की वैल्यू थी 10 लाख। आपने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा मेरी गाड़ी 10 लाख की है, अगर उसको कल जाके कुछ हो जाता है तो आप मुझे 10 लाख कॉम्पनसेट करेंगे? बोले हाँ, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो 10 लाख, एक्सीडेंट हुआ तो जितना भी खर्च हुआ है सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 10 लाख हम कॉम्पनसेट करेंगे। ओके, तो उसके बदले लेकिन हमें प्रीमियम देना है, प्रीमियम। तो प्रीमियम की रकम जो है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट होती है? इंश्योरेंस कंपनी ने मैक्सिमम कॉम्पनसेशन जितना देने का वादा किया है उस बेसिस पे। तो अगर आपकी गाड़ी 5 लाख की होती तो आपका प्रीमियम कम होता, अगर आपकी 10 लाख की गाड़ी है तो आपका प्रीमियम ज्यादा है, अगर आपकी 50 लाख की गाड़ी है तो आपका प्रीमियम और ज्यादा। इसका मतलब जैसे इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क बढ़ेगा वैसे प्रीमियम भी बढ़ता है, ठीक है। सो इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि हम इसके लिए प्रीमियम लेंगे 40,000 रुपया, ठीक है। अब समझो कल जाके आपके गाड़ी को एक्सीडेंट ही नहीं होता है, एक्सीडेंट ही नहीं होता, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी ये 40,000 प्रीमियम जो इंश्योरेंस कंपनी ने लिया है वो आपको रिटर्न करने वाली है? नहीं। वैसे ही अंडरराइटर बोलता है मैंने 50,000 शेयर्स के लिए रिस्क ली है तो मुझे कमीशन कितने शेयर्स पे दो? 50,000। अगर कल जाके पब्लिक ने सारे के सारे शेयर्स खरीद लिए, समझो फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, समझो ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 50,000 शेयर्स है और पब्लिक ने सारे 50,000 शेयर्स खरीद लिए होते तो अंडरराइटर की एक्चुअल लायबिलिटी क्या आती है? नील। तो जो लोग कह रहे हैं कि कमीशन एक्चुअल लायबिलिटी पे देना चाहिए, तो बताइए अगर एक्चुअल लायबिलिटी नील आती है तो आपके मुताबिक तो अंडरराइटर को कमीशन ही नहीं देना चाहिए। तो इसका मतलब अंडरराइटर ने रिस्क तो पूरी ली लेकिन आपको लॉस नहीं हुआ, इसलिए आप अंडरराइटर को कमीशन नहीं देंगे। ऐसे होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये बात समझनी जरूरी है। तो बहुत बच्चे जो है ना फार्मूला रटते हैं, तो फार्मूला रटना नहीं है, अपन ने समझ के लेना है। तो याद रखना देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, कमीशन का जो कैलकुलेशन होता है वो ग्रॉस लायबिलिटी पे होता है। कमीशन का जो कैलकुलेशन होता है वो ग्रॉस लायबिलिटी पे होता है। तो इसलिए कमीशन का फार्मूला देखो, आप यहाँ पे फार्मूला दिखाई देगा आपको ग्रॉस लायबिलिटी, लेकिन हम जो ग्रॉस लायबिलिटी लिखते हैं ना वो
शेयर्स में होती है। किस में होती है? शेयर्स में। उसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है। क्यों रुपीज में कन्वर्ट करना है? क्योंकि कमीशन जो है ना रुपीज में कैलकुलेट करनी है। किस में कैलकुलेट करनी है? तो समझो फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल में अंडरराइटर की ग्रॉस लायबिलिटी शेयर्स में 50,000 शेयर्स थी, यानी अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो अंडरराइटर को कितने शेयर खरीदने पड़ते हैं? अगर पब्लिक एक भी शेयर नहीं खरीदता तो अंडरराइटर को कितने शेयर खरीदने पड़ते हैं? सारे के सारे 50,000 शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। वो शेयर्स किससे खरीदता? कंपनी से। कंपनी उसको शेयर्स कितने प्राइस में इशू करती? अब ये एग्जांपल में इशू प्राइस एट पार है। एट पार का मतलब जानते हो? फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस इज 1 एंड तो इसका मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपया में इशू हुआ है। तो अंडरराइटर को अगर 50,000 शेयर्स खरीदने होते 10 रुपए के हिसाब से, तो कितना रुपया अंडरराइटर को देना पड़ता? 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, अंडरराइटर वॉज लाइबल टू पे 5 लाख रुपीज। तो रुपीज में अगर लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो 5 लाख रुपए आएगी। अब इसके 4% कमीशन अंडरराइटर को मिलेगा, तो 5 लाख के 4% आता है 20,000 रुपए का कमीशन। तो दिस इज हाउ कमीशन इज कैलकुलेटेड। तो कमीशन का मित्रों बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। कमीशन का फॉर्मूला है ग्रॉस लायबिलिटी। कमीशन का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी इन शेयर्स इनटू इशू प्राइस। याद रखना, इशू प्राइस से मल्टीप्लाई करना है इनटू रेट ऑफ कमीशन। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब स्क्रीन साफ कर देते हैं और फॉर्मूला आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। ठीक है, सो कमीशन का फॉर्मूला याद रखना है और लिख भी लेना है सब लोगों ने। ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इशू प्राइस इनटू रेट ऑफ कमीशन। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी नहीं लिखना है, पहले समझना है। सुनिएगा, और एक चीज बतानी बाकी है। बहुत बार ना यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इशू प्राइस लिखना है, फॉर्मूला में इशू प्राइस से ही मल्टीप्लाई करना है। यानी जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिया है शेयर्स की फेस वैल्यू 100 है, लेकिन वो 5 रुपया प्रीमियम पे इशू किए हैं, 5 रुपया प्रीमियम पे, यानी इनकी इशू प्राइस कितनी होगी? 15 रुपया। आप सभी लोग जानते हैं शेयर्स कैन बी इशूड ईदर एट पार या एट प्रीमियम या एट नो। शेयर्स का इशू डिस्काउंट पे करना अलाउड नहीं है। शेयर्स कैन बी इशूड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे शेयर्स का इशू कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद बंद हो चुका है। तो शेयर्स कैन बी इशूड ईदर एट पार और एट प्रीमियम। तो जो भी इशू प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहां पे इशू प्राइस अगर 15 रुपया है तो यहां पे इशू प्राइस 15 रुपया से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब सुनिएगा, एक एक चीज बताते जा रहे हैं, सुनिएगा। हाँ मित्रों, बहुत बार क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दी जाती है, दैट कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। ऐसा कहा जाता है क्वेश्चन में, क्या कहा जाता है? कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया है कि कमीशन का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे करना है, तो ही कमीशन फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करो, वरना कमीशन का कैलकुलेशन, याद रखना, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया कि कमीशन फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करो, तो ही कमीशन का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे करना है, नहीं तो हमेशा कमीशन का कैलकुलेशन इशू प्राइस पे होता है। ठीक है, बहुत बार इंस्टीट्यूट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, कमीशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू इज वन एंड द सेम। तो तभी यहां पे फेस वैल्यू लेना, अन्यथा इशू प्राइस का ही इस्तेमाल करना। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। ओके, आगे सुनिएगा, ध्यान देखिए। हाँ, अब पुनीत जैन जी पूछ रहे हैं सर स्वेट इक्विटी शेयर्स का क्या? ठीक है मित्रों, आपको स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में बता देंगे, अलॉटमेंट ऑफ प्रेफरेंशियल्स टू प्रमोटर एंड प्रमोटर्स ग्रुप के बारे में बताएंगे, ये सारी चीजें आने वाली है। हम कोई भी चीज स्किप नहीं करते हैं, आप सभी लोग जानते हो, बस हमारे बताने का समय और आपके समझने का समय एक होना जरूरी है। ठीक है, सो हर एक चीज सही समय पे आ जाएगी। ओके फाइन। हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कृपया ध्यान देकर सुनिएगा। अब मित्रों, हो सकता है, अब समझो समझो समझो, ध्यान देकर सुनना, समझ लो बात को। अगर मैं नया नया प्रमोटर हूं, मुझे कोई पहचानता नहीं है। अब बात ऐसे है, बहुत सारे लोग नए नए होते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं, लेकिन लोग उनके ऊपर भरोसा नहीं रखते। और आजकल का जमाना ऐसे है ना, जो अच्छी चीजें है ना, उन्हीं के ऊपर लोगों का संदेह सबसे ज्यादा होता है। जो जीवन में अच्छी चीजें होती है उसी को डाउट किया जाता है। यही कलयुग का प्रभाव है।
ठीक है। सो कोई बात नहीं, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो जो नए नए प्रमोटर्स होते हैं, यानी जो बिजनेस करने की क्षमता रखते हैं, बहुत अच्छा आइडिया होता है उनके दिमाग में, ठीक है, उनको पता है उनका बिजनेस जो है ना बहुत आगे पैसा कमा के देगा। लेकिन अगर ऐसा प्रमोटर, ठीक है, जिसकी आइडिया बढ़िया है, जिसका सब कुछ बढ़िया, वो अगर पब्लिक इशू करने के लिए आता है, समझो वो अगर क्या करने के लिए आता है, पब्लिक इशू करने के लिए आता है, तो क्या होगा? तो क्या पब्लिक उसके शेयर्स खरीदेगी? यानी वो, उसका सरनेम अंबानी नहीं है, उसका सरनेम टाटा नहीं है, उसका सरनेम जो है वो अडानी नहीं है, ठीक है, उसका सरनेम नारायण मूर्ति नहीं है, ठीक है, वो किसी भी बड़े बिजनेस फैमिली को बिलोंग नहीं करता, उसका सरनेम नहीं महिंद्रा है। तो क्या ऐसे प्रमोटर का कोई भी पब्लिक इशू के वक्त शेयर्स खरीदने की चेष्टा करेगा? नहीं। तो ये अंडरराइटर को बात पता होती है, वो देखता है, वो ऐसे बकरे आइडेंटिफाई करता है, जो नए नए प्रमोटर्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। और अंडरराइटर उसके पास आता है, चल तेरे कंपनी का पब्लिक इशू करना है, चल मैं पब्लिक इशू करके देता हूं, लेकिन मुझे कमीशन देना पड़ेगा। अब बेचारा, उसको तो नए प्रमोटर है, उसको पता है पब्लिक उसको जानता नहीं है, तो उसके शेयर्स का 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होगा तो पब्लिक इशू के लिए जा नहीं पाएगा, ठीक है। सो उसका इशू फ्लॉप हो जाएगा। तो इसलिए फिर अंडरराइटर इनको क्या बोलते, तो चिंता मत कर, तेरा 100% सब्सक्रिप्शन करवा के देने की मेरी जिम्मेदारी, नहीं तो अगर कोई शेयर नहीं खरीदा तो मैं खरीद लूंगा, लेकिन उसके लिए मैं कमीशन चार्ज करूंगा। बोलता है ठीक है करो चार्ज, तो बोलता है मुझे 40% कमीशन चाहिए, 50% कमीशन चाहिए। तो इसका मतलब अगर कोई 4-5 हजार करोड़ रुपए का इशू कर रहा है, उसमें से 2-2.5 हजार करोड़ रुपए अगर कमीशन दे दिए तो पब्लिक इशू से उसका फायदा क्या होगा? तो ये अंडरराइटर लोग बहुत चालू होते हैं, ये ऐसे नए प्रमोटर्स को फंसा सकते हैं। इसलिए हमारा कंपनीज एक्ट इतना समझदार है कि कंपनीज एक्ट को ये बात पता थी, कंपनीज एक्ट को पता थी कि ये जो नए प्रमोटर लोग हैं इनको अंडरराइटर लोग शेंडी लगा सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं, ठीक है, सो इनको लूट सकते हैं। इसलिए कंपनीज एक्ट ने रेट ऑफ कमीशन के ऊपर लगाम लगा दी। अंडरराइटर किसी भी हालत में कंपनी से इतने रेट से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकता। कितने रेट से ज्यादा कमीशन नहीं ले सकता? अब मैं जो आपको जो परसेंटेज बता रहा हूं, दोस परसेंटेज आर रिलेवेंट ओनली फॉर कंपनी अकाउंट्स। कंपनी लॉ में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के लिए अलग अलग परसेंटेजेस दिए हैं। जब आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग, लेकिन एज फार एज कंपनी अकाउंट इज कंसर्न, यू आर रिक्वायर्ड टू रिमेंबर ओनली दिस 2 परसेंटेजेस, ठीक है। कौन से 2 परसेंटेजेस? अगर आप अंडरराइटर को इशू ऑफ शेयर्स के लिए अपॉइंट कर रहे हो तो मैक्सिमम रेट ऑफ कमीशन शैल नॉट एक्सीड 5%, यानी अंडरराइटर 5% से ज्यादा कमीशन नहीं चार्ज कर सकता अगर इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन है। अगर इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए अंडरराइटर को अपॉइंट किया गया है तो अंडरराइटर कैन नॉट चार्ज मोर देन 2.5% कमीशन। तो दिस आर द मैक्सिमम रेट्स ऑफ कमीशन विच आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। मैक्सिमम रेट का मतलब समझ लो, मैक्सिमम रेट का मतलब क्या है? अंडरराइटर को इससे ज्यादा कमीशन मत दो, लेकिन इससे कम कमीशन दिया तो चलेगा क्या? यस। तो आओ, क्या आओ यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। आओ तो सबको पता होगा, कंपनी, हर एक कंपनी अपना माओ और आओ बनाती है। माओ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आओ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इससे कम रेट प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, लेकिन कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इससे ज्यादा रेट प्रिस्क्राइब करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन नॉट ओवरराइड द सेक्शंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट के खिलाफ हो, कंपनीज एक्ट को ब्रीच करता हो, ठीक है। इसके लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कम रेट प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं, ज्यादा रेट प्रिस्क्राइब करना अलाउड नहीं है। पूरा का पूरा आपको बता दिया, ठीक है। सो अब ये आप छाप सकते हो, ठीक है। आप क्वेश्चन साइलेंट है एग्जामिनेशन में और आपको कमीशन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो इन रेट्स का आप इस्तेमाल करेंगे। इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन में 5% रेट ऑफ कमीशन और इश्यू ऑफ डिबेंचर के केस में 2.5% रेट ऑफ कमीशन। सो कृपया आप ये छाप दीजिए। यस, मैक्सिमम 5% रेट है बेटा। 5% किस अमाउंट के कैलकुलेट करना है वो ऊपर मैंने समझाया, ग्रॉस लायबिलिटी इनटू इश्यू प्राइस, ये जो अमाउंट आएगी उसके 5% लो, उसके 2.5% लेना। ओके, उसके बाद जस्ट डू इट। जस्ट डू इट पूछ रहा है सर सुपर चैट कैसे करते हैं? बेटा मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, अगर गलती से हमें कोई प्राइम मिनिस्टर बना दे
तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये चैट वाले जो भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी बंद करवा देंगे। सारी की सारी चीजें बंद करवाना जरूरी है, क्योंकि क्या है, अपनी जो जनरेशन है, बहुत देख के बहुत दुख होता है, दर्द होता है। ठीक है, आपको कभी तो इत्मीनान से स्टैटिस्टिक्स बता देंगे कि इस देश की जो यूथ है, यूथ पॉपुलेशन, इसको कैसे बर्बाद किया जा रहा है। ठीक है, सो अब आप नए नए हो, आप हमें समझने के स्थिति में अभी नहीं हो, तो जब हमें लगेगा कि आप वाकई हमें समझ चुके हैं, उस समय हम आपको जरूर सारी चीज़ों के बारे में जरूर बता देंगे। ठीक है, सो कोई बात नहीं, छाप लिया है, चलो वेरी गुड। बाकी सब लोगों ने छाप लिया है? जस्ट डू इट बोल रहे, सॉरी सर गलत चैनल पे आ गए। थैंक यू बेटा, आपको जल्दी एहसास हो गया। ओके सो चलो, सो अब नहीं, वाकई अगर सरकार मुझे कुछ चीजें करने का अनुमति दे दे तो सबसे पहले, मेरा इतना गुस्सा है ना, लेकिन क्या बताऊं, आई एम फोर्स्ड टू यूज दिस एप्लीकेशंस। ठीक है, सो अनविलिंगली इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी का इस्तेमाल करने की, और उसी का अभी एक माध्यम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए। चलो, सो लेकिन इन सारे माध्यमों के हम पूरे खिलाफ है। चलो आगे बढ़ते हैं। देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों, ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन, यस ठीक है, नहीं हमारा समय शायद समाप्त हो गया। यस, हमारा समय समाप्त हो चुका है। इसके बाद आपका सर का लेक्चर है, तो बिना विलंब सर लेक्चर शुरू कर देंगे आपका। ठीक है, शायद लेक्चर का टाइमिंग जो है 2 से 3 है। ठीक है, सो 2 से 3 बजे आपका लेक्चर होगा, 2 से लेके 3 बजे के बीच में। ठीक है, सो हमारा लेक्चर जो है 12:45 से लेके 1:45 तक है। 12:45 से लेके 1:45 तक अकाउंट चलेगा, और 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में आपका कौन सा लेक्चर है, एसएलसीएम का लेक्चर चलेगा। ठीक है, सो कल बराबर 12:45 को अकाउंट्स के लिए मिलेंगे। ठीक है, सो इसके ऊपर क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। सर आप अगर सोशल मीडिया अगर बैन करते हो तो जो इसमें से पैसा कमाते हैं उनका क्या? बेटा अगर हम सोशल मीडिया बैन करते हैं, जस्ट डू इट ने सवाल पूछा है, इसका जवाब देके जाएंगे। अगर हम सोशल मीडिया बैन करवा देंगे तो अपना यूथ पैसा कमाने के सही तरीके ढूंढ लेगा। ठीक है, यस, सही समय सही जगह पे लगाओगे, और पैसा सही प्रकार से कैसे कमाया जाता है वो सीखेगा बेटा। ठीक है, सो जो लोग अब सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, भगवान उनका भला करे। हैव ए नाइस डे, लेट अस मीट टुमारो। चलो।